हाँ जी, अब हम लोग बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की। इसमें मैं उल्टा आ रहा हूं रे। अच्छा ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस, जिसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, इस क्रिया के लिए एनसीईआरटी कहता है ये फिजिको केमिकल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? फिजिक्स और केमिकल वाला प्रोसेस है, यानी केमिस्ट्री वाला प्रोसेस है। बायोलॉजी का जिक्र ही नहीं किया इन्होंने उस डेफिनेशन में। आइए, ठीक, तो चलो अपन इसको लाइन बाय लाइन तरीके से अपने परंपरा से पढ़ते हैं। किधर गया रे? अच्छा इधर ही है। ये कुछ कट गया ऊपर का बेचारे का युगांक। चलिए, ये कह रहे हैं यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट्स देयर फूड। क्या आपने कभी सोचा है कि प्लांट्स को खाना कहां से मिलता है? आपको सोचने की क्या जरूरत है, हमको पता है। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स इनफैक्ट हैव टू मेक रादर synthesize the food they need and all the organism depend on them for their needs। ये कह रहे हैं कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं, हरे पादप, वो अपना खाना खुद बनाते हैं और इनफैक्ट पूरी दुनिया उन पे आश्रित है खाना पाने के लिए। ठीक है, ये उन्होंने बोला है। ग्रीन प्लांट मेक और रादर सिंथेसाइज द फूड दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस, है ना। तो वो अपना खाना बनाते हैं कौन सी प्रक्रिया से? फोटोसिंथेसिस से। एंड आर देयरफॉर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। वो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं इसी वजह से क्योंकि सेल्फ हैं, आत्मनिर्भर लोग हैं। ठीक है, कौन लोग हैं ये? आत्मनिर्भर, अपने पकोड़े खुद तलते हैं ये। You have already that autotrophic nutrition is found only in plants and all other organisms that depend on green plant for food are heterotroph। आपने पहले ही सीख लिया है कि प्लांट ही ऑटोट्रॉफ हैं, जो कि टेक्निकली थोड़ा सा गलत है। हमने सीखा है कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि वो भी ऑटोट्रॉफ हैं, वो भी अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस के जरिए नहीं है। तो ये लाइन थोड़ा सा करेक्शन डिमांड करती है। और पूरी दुनिया प्लांट के ऊपर डिपेंड करती है, यानी प्लांट खाना बनाते हैं और हम उनको खाते हैं, तो हम सारे क्या कहलाएंगे? हेट्रोट्रॉफ। ग्रीन प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, अ फिजिको केमिकल प्रोसेस, इसकी हम बात कर रहे थे। ये फिजिको केमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल, फिजिको केमिकल, बायो फिजिकल, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको क्या चुनना है? हाँ, मैंने 3 ही बोले थे। पर दे यूज लाइट एनर्जी टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां पर ये प्रकाश की ऊर्जा को यूज करते हैं और उससे कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। ये इन्होंने बोला है। किसकी ऊर्जा लेते हैं ये? प्रकाश से। क्या यहां पर प्रकाश दीपक की तरफ से आ सकता है? क्या ये प्रकाश ट्यूबलाइट से आ सकता है कि सनलाइट से आएगा? नहीं, ट्यूबलाइट से भी फोटोसिंथेसिस होता है, दीपक के प्रकाश से भी फोटोसिंथेसिस होगा। और अरे तुम उसको दीपक को टारगेट मत करो, ठीक है। और आपके सनलाइट से भी होगा। लाइट आनी चाहिए, लाइट, सन की लाइट हो, है ना, या आपके ट्यूबलाइट हो या बल्ब हो, ठीक है, उन सभी से प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, फोटोसिंथेसिस हो सकता है। क्योंकि अपन बंद रूम में, अब तो आ गया ना, रूम के अंदर फार्मिंग होने लग गई है और उसमें ट्यूबलाइट्स और वो लगाई जाती है और अंदर ग्रो कराया जाता है प्लांट्स को। ठीक है, तो वो जो ऑर्गेनिक फार्मर्स और वो जो वर्टिकल फार्मिंग और ये सब शुरू करा उन्होंने, बहुत सारों ने, वो रूम के अंदर कर देते हैं। तो प्रकाश की जरूरत है। आपने अगर बेसिक पढ़ा है तो वेवलेंथ चाहिए ना उनको, तो वो वेवलेंथ जो उनको एक्साइट करे। अब वो सन दे रहा है कि ट्यूबलाइट दे रहा है, उनको क्या मतलब है? ऐसी गलती नहीं करना अगली बार, ठीक। बढ़े आगे, चलो। अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। अल्टीमेटली हम सभी इसलिए सूर्य की पूजा करते हैं, आदित्य की पूजा करते हैं, भानु की पूजा करते हैं, क्योंकि ये जो है हमें प्रकाश देते हैं और उससे खाना बनता है और पूरी दुनिया उस खाने को चेरिश कर रही है। द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट डूइंग फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यह जीवन का आधार है। जो सूर्य की किरणों से हमें प्लांट तक एनर्जी गई और प्लांट से सब जानवरों ने उसको खाया और फिर जानवरों ने जानवरों को खाया। ये सब कुछ का आधार क्या है? सनलाइट, ठीक। फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट ड्यू टू 2 रीजन। 2 मुख्य कारण है जिससे ये महत्वपूर्ण बनता है। इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। यह प्राथमिक स्रोत है पूरे फूड का, यानी खाने का, पूरे अर्थ पे, जमीन पे। और दूसरा, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियर बाय ग्रीन प्लांट।
और दूसरा कारण क्या दिया है कि इसके चक्कर में एक ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, जिसकी वजह से हम सभी को फायदा होता है, क्योंकि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, सो फिर ये कह रहा है हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है कि व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ, कभी सोचा है कि ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं, वो तो जब नहीं होगी तब सोचेंगे, तब तक तो हम पेड़ काट रहे हैं, है ना। अब पेड़ कट रहा है कि अपना कट रहा है अपने को पता नहीं चल रहा है, लेकिन वक्त के साथ समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिस चैप्टर फोकसेस ऑन दिस द स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेटिक मशीनरी एंड द वेरियस रिएक्शन दैट ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। हम इस चैप्टर में फोकस करेंगे किसमें? तो लाइट एनर्जी जो है, यानी प्रकाश की जो ऊर्जा है, वो कैसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उस चीज पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, आया समझ में? अनिकेत, कुछ दिक्कत हो रही है? तुम ऐसे बैठे हो तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर है? नहीं, कोई प्रेशर तो नहीं लग रहा है? ठीक, रिलैक्स हो जाओ। व्हाट डू वी नो, हम क्या जानते हैं? अब ये नहीं बोलना, असलियत मत बताना, कुछ नहीं, ठीक है। व्हाट डू वी नो, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नो। पहले तो हम ये पता करें कि हम क्या जानते हैं, यानी हमें पता नहीं है कि हम क्या जानते हैं। वाओ, अबाउट फोटोसिंथेसिस सम सिंपल एक्सपेरिमेंट यू मे हैव डन। आपने कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट करे होंगे, उम्मीद तो नहीं है लेकिन कह रहे हैं तो ठीक है। इन द अर्लियर क्लासेस, यानी आपकी पुरानी क्लासेस में, कक्षाओं में, जहां पर आपने देखा है शोन क्लोरोफिल या ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीफ, लाइट एंड CO2 आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर। जहां से आपको ये प्रूव हुआ होगा कि क्लोरोफिल की जरूरत होती है, लाइट की जरूरत होती है और CO2 की जरूरत होती है खाना बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। या आपने कुछ एक्सपेरिमेंट करे होंगे, ऐसा हम मानते हैं, मानो कोई बात नहीं। You may have carried out the experiment to look for starch formation in two leaves. आपने ये भी करा होगा कि आप स्टार्च को खोज रहे होंगे दो प्रकार की पत्तियों में, एक था वेरिएगेटेड लीफ और एक था उस लीफ के ऊपर काला कागज चिपका देना। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट क्या थे आपको बता देते हैं। वेरिएगेटेड लीफ का मतलब होता है वैरायटी वाली लीफ। वेरिएगेटेड वर्ड का मतलब है विविधता होती है उसमें। पत्ती में किस प्रकार की विविधता हो सकती है? पत्ती तो हमेशा ग्रीन होती है, विविधता यह कि उसमें कुछ पार्ट ग्रीन और कुछ पार्ट येलो था। ऐसी पत्ती को जब फोटोसिंथेसिस कराया गया तो, और कराने के बाद उस पर जब स्टार्च का टेस्ट करा गया तो सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में स्टार्च मिला था। अपन पूरा बना के लिख चुके हैं नोट्स में, याद है ना। तो सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में स्टार्च मिला, तो हमने कहा कि ग्रीन पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। आई बात समझ में? ठीक है, तिवारी जी कहां खो गए? मोबाइल कहां है? किसके भैया? हाँ ठीक है, ठीक है, भैया का। अच्छा, आया समझ में? सो वेरिएगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। हमें क्या पता चला था? ग्रीन पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। देन आपका आता है लीफ जिस विच वाज पार्शियली कवर्ड बाय ब्लैक पेपर, काली मिर्च से, सॉरी काले कागज से आधा पार्ट उसका अपन ने कवर कर दिया। किससे कवर किया? काले पेपर से। ठीक है, रेसिज्म किया हमने। और फिर हमने क्या देखा कि जहां पर काला पार्ट से छुपा दिया था पार्ट, उसको सनलाइट नहीं मिली, और फिर थोड़ी देर के बाद उसमें स्टार्च का टेस्ट करा, दोनों में काला पेपर हटा के ऑफ कोर्स करा, तो हमको क्या मिला? हमको मिला काले वाले पार्ट में फोटोसिंथेसिस पॉजिटिव नहीं आया, स्टार्च सिंथेसिस पॉजिटिव नहीं आया। जो ब्लू कलर हम ढूंढ रहे थे वो ब्लूज नहीं थे वहां पे। कहां पर ब्लूज मिले हमको? ग्रीन पार्ट में। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अभी गुड? ठीक, पाजी आ रहा है? ठीक, पाजी एकदम ध्यान योग में बैठे हैं। On testing these leaves for the presence of starch, it was clear that photosynthesis occurred only in green part of the leaf and in presence of light. तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हमने समझा कि ग्रीन पार्ट में या तो फोटोसिंथेसिस होता है या फिर लाइट की प्रेजेंस में, प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस होता है। कोई दिक्कत यहां तक? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। हम कांग्रेस हाथ के साथ हैं। अनदर एक्सपेरिमेंट यू मे हैव कैरिड आउट, आपने एक और एक्सपेरिमेंट करा होगा। कब से झूठ बोल रहे हैं? करा ही नहीं है। वेयर अ पार्ट ऑफ लीफ इज एनक्लोज इन द टेस्ट ट्यूब
कंटेनिंग सम KOH सोक्ड कॉटन, वहां पर KOH वाला कॉटन रखा था और अपन को पता है कि KOH CO2 को बॉटल के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर जितनी भी है उसको ऑब्जॉर्ब कर लेगा, और उसमें पत्ती का कुछ पार्ट उन्होंने डाल दिया था और बाहर से कवर कर दिया था, तो बाहर से कोई CO2 जाएगी नहीं, अंदर जो थी वो KOH ने सोख ली, और फिर आप इसको ले गए लाइट में फोटोसिंथेसिस के लिए, उसके बाद CO2 ऑब्जॉर्ब कराने के बाद, और फिर आपने क्या देखा, आप देखते हैं कि वो जो पार्ट परख नली के अंदर था टेस्ट ट्यूब में, वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, जहां CO2 नहीं था वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो इससे क्या साबित होता है, डॉक्टर सालुंके ने क्या साबित किया था इधर, कि CO2 जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। वेरी गुड। फिर while the other half is exposed to air, बाकी पार्ट में तो फोटोसिंथेसिस हुआ था। The setup is then placed in light for some time, ये तो आपने बता दिया, स्टार्ट ब्ला 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 ब्ला, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कैन यू एक्सप्लेन हाउ दिस कंक्लूजन विल बी ड्रॉन, ऑफ कोर्स अभी कर दिया हमने एक्सप्लेन, जहां CO2 नहीं था वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, जहां CO2 था वहां फोटोसिंथेसिस हुआ, यानी CO2 जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। बात समझ में आ गई। अनदर एक्सपेरिमेंट, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, पुराने जमाने में एक्सपेरिमेंट्स हुए थे कुछ, उनको इन्होंने अर्ली एक्सपेरिमेंट बोला है, हिस्ट्री पे ले जा रहे हैं आपको, और वहां पर एक चूहे की मौत पे सवाल खड़ा किया है इन्होंने, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इट इज इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दो सिंपल एक्सपेरिमेंट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रोचक है। क्या रोचक है, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना जो पहले हुए थे, आपको लगे ना लगे, आपको एक्साइटमेंट दिखाओ बे, हाँ। दैट लेड टू ग्रेजुअल डेवलपमेंट, इन्होंने अपना रोचकता दिखा दी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलो, तो सबसे पहले आए थे जोसेफ प्रिस्टले, इन्होंने 1770 में, ठीक है, 1770 के अंदर परफॉर्म करा था सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट रिवील्ड द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। इन्होंने बताया था कि हवाओं का जो रुख है वो कितना मैटर करता है फोटोसिंथेसिस होने में। किसने बताया था ये, प्रिस्टले ने। किस साल में, 1770, ठीक। और फिर 4 साल बाद इन्होंने ये भी बता दिया कि इन्होंने ऑक्सीजन खोज ली थी, कितने साल में, 4 साल में। फिर प्रिस्टले ऑब्जर्व्ड दैट कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज्ड स्पेस, उन्होंने ये भी देखा कि जो कैंडल लाइट डिनर करने गए थे, सॉरी, कैंडल क्लोज्ड एरिया में बर्न हो रही थी, जल रही थी, ठीक है, उसको बेलजार के अंदर रखा, सून गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। उन्होंने देखा कि जब चूहे और कैंडल को एक साथ रखा तो कैंडल मर गई और चूहा बुझ गया, याद है ना, हाँ। और जब उन्होंने मिंट प्लांट के साथ रखा तो उन्होंने देखा कि कैंडल जिंदा रही और जो चूहा था वो जलता रहा। उसको भी कोई याद आ रहा होगा, ठीक है। तो उस केस में आपको ये समझ में आया कि मिंट प्लांट कुछ तो ऐसा करता है जो बिना मिंट प्लांट के नहीं हो रहा था, क्योंकि उसमें हवाएं उसने शुद्ध कर दी, ठीक है। चलो, सिमिलरली अ माउस वुड सून सफोकेट इन अ क्लोज स्पेस, माउस को सफोकेशन हो गया था, ठीक है, मुस्कान, कारण मुस्कान। He concluded that a burning candle or an animal that breathed the air both somehow damaged the air. इनको पता था कि बत्ती जलाने से और आप चूहे को वहां रखने से हवाएं जो हैं वो प्रदूषित हो रही हैं, और जैसे ही आप प्लांट रखोगे वो हवाएं फिर से प्यूरिफाई हो रही हैं। तो प्लांट का हवाओं के शुद्धिकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। आया समझ में, ठीक। बट व्हेन प्लेस्ड विद मिंट प्लांट इन द बेल जार, ये बेल जार था, ठीक, ही फाउंड दैट माउस स्टेड अलाइव एंड कैंडल कंटिन्यू टू बर्न, कैंडल जलती रही, माउस भी जिंदा रहा। तो प्रिस्टले हाइपोथेसाइज किया था कि प्लांट रिस्टोर द एयर वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल रिमूव, ठीक। अपन एक्सप्लेन कर दिया कि जो जलती हुई कैंडल की वजह से जो एयर खराब हो चुकी थी और इनके सांस छोड़ने से माउस के जो एयर प्रदूषित हुई थी उसको कौन ठीक कर देता है, मिंट प्लांट, यानी प्लांट उसको रिस्टोर करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। देन फिर से आपसे पूछ रहे हैं कैन यू इमेजिन, अरे बार बार आपकी इमेजिनेशन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, है ना।
इनको पता नहीं है। ये अभी मिले नहीं है ना इस जनरेशन से, ये जेन ज़ी है, ये हैप्पी बर्थडे को एचबीडी लिखने वाले लोग हैं। तो कैन यू इमेज, ये 11:11 पे रात को अलग लेवल पे एक्साइट होते हैं। तो कैन यू इमेजिन हाउ प्रिस्ले वुड हैव कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ कैंडल एंड अ प्लांट? नहीं करना हमें इमेजिन, ठीक है? यही बचा है जीवन में कि हम वो कहां से वो बत्ती लगा रहे होंगे, हम ये सोचें। तो मैं बताता हूं इसमें क्या रीजन था। इसमें रीजन था, उन्होंने वो जो कांच होता है, कांच फोकस करने वाला, सनलाइट से वो कांच से फोकस करके और फिर इधर कैंडल जलाई थी, ठीक है? वो ऐसे लाइट को, अरे चुप हो जाओ नालायक। हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन थिंक ऑफ लाइटिंग द कैंडल विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटअप? बिना सेटअप को डिस्टर्ब किए आप कितनी तरह से आंख जला सकते हो, ठीक है? वो इन्होंने पूछा है, आप सोचना, आप इमेजिन करना, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक, बढ़े आगे, चलो अगले पैराग्राफ में। यूजिंग अ सिमिलर सेटअप, ऐसा ही सेटअप यूज करा था किसी और ने, जैसा प्रिस्ले ने करा था, बाय प्लेसिंग इट वंस इन डार्क एंड वंस इन लाइट। एक बार उसको अंधेरे में रखा जीवन में, और फिर एक बार उसको उजाले में रखा, और फिर उस चीज को ऑब्जर्व करा। किसने? उस आदमी का नाम था इंजन हाउजी। ये हाउजी खेलते थे बहुत ज्यादा, इनका नाम था इंजन हाउजी, ठीक है? इन्होंने बताया कि सनलाइट इज एसेंशियल टू प्लांट टू प्रोसेस विच प्यूरिफाइज द एयर फाउल्ड बाय बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल। इन्होंने कहा कि जब हमने अंधेरे में रखा इस पूरे सेटअप को, किसके वाले? प्रिस्ले वाले सेटअप को अंधेरे में रखा, ठीक? तो भाई साहब वो प्लांट, मिंट का प्लांट कुछ नहीं बचा पाया, उनको मर गए, बर्बाद थे। जैसे ही ये पूरे सेटअप को मिंट के प्लांट के साथ लाइट में रखा, तब वो एयर प्यूरिफाई हुई और वो कैंडल जलती रही और माउस जिंदा रहा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब लाइट जरूरी है उस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। तो प्लांट प्यूरिफिकेशन करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब प्रकाश होगा, ठीक? आई बात समझ में? ये किसने बताया? जनवरी में पैदा हुए इंजन हाउजी ने, ठीक? याद रहेगा, वेरी गुड। फिर इंजन हाउस ने एक और एलिगेंट, खूबसूरत, प्यारा एक्सपेरिमेंट किया था। ऐसा कह रहे हैं, एलिगेंट का मतलब है प्यारा सा, विद एन एक्वेटिक प्लांट, एक जलीय पादप के साथ किया था। शोड दैट ब्राइट सनलाइट स्मॉल बबल्स वर फॉर्म्ड अराउंड ग्रीन पार्ट्स व्हाइल इन डार्क दे डिड नॉट। इन्होंने देखा कि उस प्लांट को पानी में रखा, तो उन्होंने देखा कि ग्रीन पार्ट्स के पास से ऑक्सीजन की बबल्स निकल रही थी, लेकिन जो नॉन ग्रीन पार्ट थे वहां से नहीं निकल रही थी। कब? लेकिन ये कब निकल रही थी? जब लाइट में रखा। तो ये बार बार प्रकाश के महत्व को बताना चाह रहे थे कि ग्रीन पार्ट ऑक्सीजन निकालते होंगे, लेकिन कब? जब लाइट है। लाइट नहीं है, ये नहीं निकाल। तो इन्होंने दो टाइप के एक्सपेरिमेंट कर दिए, एक तो उसके एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर दिया प्रिस्ले के, और एक खुद का एक अपना भी एक्सपेरिमेंट बनाया, ठीक है? जिसमें प्लांट, एक्वेटिक प्लांट की बबल्स देखे, क्योंकि एक्वेटिक लेने में यह फायदा है कि ऑक्सीजन दिखेगी निकलते हुए बबल्स के फॉर्म में। टेरेस्ट्रियल प्लांट में आपको पता ही नहीं चलेगा, इसलिए। आ गई बात समझ में? ठीक। लेटर ही आइडेंटिफाइड दैट दिस बबल टू बी ऑक्सीजन। बाद में उनको पता चला कि ये क्या थे? बबल्स ऑक्सीजन थे। Hence, he showed that it is only green part of the plant that could release oxygen. तो ये बता पाए कि केवल हरे भाग जो होते हैं पादप के, वही सिर्फ ऑक्सीजन निकालते हैं, और वो भी प्रकाश की प्रेजेंस में। आई बात समझ में? क्लियर? एक एक चीज समझ में आ रही है? आगे बढ़े, ठीक अच्छे। फिर ये कह रहे हैं, इट वॉज नॉट अंटिल अबाउट 1854, 1857 की क्रांति के 3 साल पूर्व संध्या पे क्या हो रहा था? वहां पर जूलियस भाई साहब थे। ही प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो। उन्होंने प्रूफ दिए कि जब पादप वृद्धि करते हैं, ग्रो करते हैं, तो ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज इज रॉन्ग, ग्लूकोज। सुबह 5 बार प्रोनाउंस करना है उठने के बाद, ब्रश करने के बाद, ग्लूकोज। वेरी गुड। नाउ ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च। ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च। स्टार्च इज रॉन्ग, स्टार्च। स्टार्च आया समझ में?
लेट्स रिवाइव और रूट्स। हाँ, इसकी बहुत जरूरत थी, काफी काफी अच्छी लगती है। थैंक यू। काला कप, काली कॉफी और उसमें छलकता हुआ प्रकाश, ब्यूटी इन डार्क। अब ये नहीं बोलना सर हमारे भी नंबर खराब आते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, ब्यूटी इन डार्कनेस। व्हाई डोंट यू सी ब्यूटी इन दैट? चलो वो थोड़ा डार्क हो जाएगा। पढ़ें आगे। आदित्य, प्रकाश की बात करते रहेंगे हम, ध्यान दो इधर। His later studies, बाद में पढ़ाई करी उन्होंने, पहले नहीं करी। लेटर स्टडीज क्या बोलती है? शोड दैट ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट्स, जिसको आज हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट जिसको आज हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, अब इस जगह पे कुछ और बोल दें तो वो शब्द बदल दें तो खेला हो सकता है। इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडीज लेटर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो उस जमाने में ही उन्होंने बोल दिया कि क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। लेटर बाद में पता चला। ठीक है, आई बात समझ में? उस टाइम पे नहीं पता था। He found that green part in plant is where glucose is made. उनको ये भी पता चल गया कि ग्लूकोज कहां बनाया जाता है, ग्रीन पार्ट में, हरित भागों में बनाया जाता है। ठीक है, एंड दैट ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च। और ग्लूकोज, ये घूम फिर के ये आदमी ग्लूकोज और स्टार्च की बातें कर रहा था, इतना ध्यान रखो। ठीक है, स्टार्च, माई बैड, आई एलोपोजाइज। नाउ कंसीडर, अब आप थोड़ा सा मानिए हमारी बात, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, द इंटरेस्टिंग, रोचक एक्सपेरिमेंट किया गया किसके द्वारा? TW एंगलमैन। ठीक है, एक और एंगलमैन थे जिनके काम को देखें अपन, एलिगेंट एक्सपेरिमेंट था इनका भी। यूजिंग अ प्रिज्म, इन्होंने क्या यूज करा था? प्रिज्म से लाइट को स्प्लिट कर दिया, लाइट को क्या कर दिया? बिखेर दिया। तो व्हाइट लाइट को जब आप प्रिज्म से बिखेरोगे तो वो 7 कलर में बिखर जाती है। क्या हो जाती है? बिखर जाती है। ठीक, और फिर उन्होंने देखा इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट, वही जो स्पेक्ट्रा इसका निकला। ठीक है, देन इल्यूमिनेटेड अ ग्रीन आल्गे क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा नाम का एक फिलामेंटस ग्रीन आल्गे था, उसके ऊपर इन्होंने प्रकाश को, 7 किरणों को ऐसे डाला, अपने डायग्राम बनवाया आपको, है ना। फिर इन्होंने क्या देखना था? एरोबिक बैक्टीरिया अंदर उस सॉल्यूशन में डाल दिया, एक्वेटिक सॉल्यूशन में। एरोबिक या एरोफिलिक बैक्टीरिया का मतलब होता है जिसको ऑक्सीजन पसंद है। ठीक है, उसको ऑक्सीजन के पास जाने का है। तो उन्होंने देखा कि एरोबिक बैक्टीरिया कहां इकट्ठे हो गए? 2 एरिया में इकट्ठे हो गए। वो एरिया फिलामेंटस आल्गे का वो हिस्सा था जहां पर कौन सी लाइट पड़ रही थी? एक जगह पे ब्लू वेवलेंथ और एक जगह पे रेड वेवलेंथ। तो उनको समझ में आ गया कि ब्लू और रेड वेवलेंथ जहां पड़ती है प्रकाश की, उस जगह पे एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा है, यानी ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हुई है। ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में, ये पहले वाले बाप दादे बता के गए। तो अपने को समझ में आ गया, अपन ने दोनों गणित जोड़ दी। जोड़ने पे हमको क्या मिला? हमको ये मिला कि ब्लू और रेड वेवलेंथ में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, और उस वजह से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकलती है, और इसलिए वो एरोबिक बैक्टीरिया वहां पर जाके मांडवली कर रहे थे, सब इकट्ठे हो गए थे वहां पे। आ गया बात समझ में? कोई दिक्कत? ठीक, आगे बढ़ते हैं। द बैक्टीरिया वर यूज्ड टू डिटेक्ट साइट्स ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन, हमें पता चल गया। ठीक है, और वो कहां पर इकट्ठे हुए? जहां पर ब्लू और रेड लाइट थी। तो इनको समझ में आ गया कि कौन सा व्हाइट लाइट में भी कौन सा स्पेक्ट्रम, कौन सी वेवलेंथ इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो सबसे बेस्ट वेवलेंथ है ब्लू और रेड। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अ फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज थस डिस्क्राइब्ड, एक तरीके से कहां पर एक्शन होता है, कौन सी वेवलेंथ में, वो स्पेक्ट्रम, वो वेवलेंथ, वो तरंग दैर्ध्य हमको पता चली पहली बार, और उसका कारण था एंगल वाला आदमी। आया समझ में? एंगल मैन। ठीक, और इट रिजेंबल्स रफली द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। इंपॉर्टेंट लाइन, ये पूछ सकते हैं कि ये स्पेक्ट्रा किससे मैच करता है? क्लोरोफिल ए एंड कैरोटिनॉइड,
क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनॉइड, क्लोरोफिल ए अलोन, क्लोरोफिल ए एंड बी। और लोग बोलेंगे अरे सर रिएक्शन सेंटर तो क्लोरोफिल ए अकेला ही होता है। आंसर इज क्लोरोफिल ए अलोन। नो, एनसीईआरटी बोला ए एंड बी। ठीक है, याद रखना पूरा। ठीक, ए फॉर अभिषेक याद रहेगा, ठीक, बी फॉर बच्चन। आगे बढ़े। बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के मध्य में हमें पता चल गया द की फीचर ऑफ फोटोसिंथेसिस वर नोन। हमें पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है। कब पता चला? कब पता चला? 19वीं सदी के मध्य में। नेमली द प्लांट्स कुड यूज लाइट एनर्जी टू मेक कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 एंड वाटर। ठीक है, और इसका जो इंपिरिकल इक्वेशन है जो इस प्रोसेस का है वो भी हमें पता चल गया, जो है CO2 plus H2O gives you CH2O plus O2 in presence of light। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जहां पर CH2O लिखा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि ग्लूकोज। कितने कार्बन का है? 6 कार्बन। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अ माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन, एक मील के पत्थर जैसा कंट्रीब्यूशन आया था। किसके थ्रू? अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस मेड बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट सीवी नील। इनके सीवी में कुछ नहीं था, नील था। ये वो आदमी थे। इन्होंने, सवाल आ सकता है सीवी नील क्या थे? बायोकेमिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, बॉटनिस्ट, क्या थे? माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक। ठीक है, उसके वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी स्टडी करी, किस पे करी? पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पे, कलरफुल बैक्टीरिया पे गए। ये ग्रीन ग्रीन से बोर हो गए थे, इन्होंने कहा भैया दूसरा शेड दिखाना। ये पर्पल शेड पे भी गए और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, उन्होंने बताया दुनिया को कि फोटोसिंथेसिस इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश पर निर्भर करने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हाइड्रोजन जो है फ्रॉम सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस द CO2। ये कह रहे हैं कि कोई सूटेबल हाइड्रोजन देने वाला बंदा है जो CO2 को रिड्यूस करके और उसमें H डाल दिया है। C और O तो CO2 के पास था, H भेजा है। किसने भेजा है? कोई सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, यानी आप ये भी बोल सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है और H+ दे रहा है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो एक रिड्यूसिंग एजेंट है सूटेबल, वो मिलना चाहिए, वो सूट करना चाहिए, मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो तो काम हो जाएगा, नहीं, सूटेबल। सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड आप जब डालोगे तो वो अपना H+ दे के CO2 को रिड्यूस करेगा और उससे खाना बन जाएगा। और जो यहां से बचा, ये A बचा तो ये A रिलीज हो जाएगा। अगर ये H2S है तो S रिलीज होगा या सल्फेट रिलीज होगा। ठीक है, आई बात समझ में? लेकिन अल्टीमेटली ये हाइड्रोजन डोनर का काम करते हैं। अगर ये प्लांट्स हैं तो उधर H2O होगा, तो O रिलीज हो जाएगा और H2 कहां चला गया? CO2 के पास, और बना दिया CHO जो कि ग्लूकोज है। आया समझ में बात? क्लियर हुआ? तो इनको किससे मतलब है CO2 को? रिडक्शन से। रिडक्शन के लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, वो मतलब है। और ये बात कौन बताया? सीवी नील। इनडायरेक्टली सीवी नील ने यह भी बताया कि यहां पर जहां पर CO2 था और वाटर नहीं लिया आपने, इन्होंने H2S लिया था एक्चुअली, वाटर नहीं लिया, तो यहां पर सल्फर निकला, ऑक्सीजन नहीं निकला। इसका मतलब जब फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकल रहा था वो बबल्स में और इधर उधर, हमें पता चल चुका था वो कहां से निकल रहा था? H2O से, ना कि CO2 से। वरना CO2 के पास तो CO2 था, O2 था, लेकिन यहां निकला ही नहीं। इसका मतलब जो O2 निकलता है फोटोसिंथेसिस में वो CO2 से नहीं आ रहा है। ये पहली हिंट इन्होंने दी थी। फिर रॉबर्ट हिल ने भी एक एक्सपेरिमेंट करा था, मैंने आपको लिखवाया हुआ है, यहां नहीं दिया है। उनके एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि एक और जगह से हिंट मिली थी कि हाँ वो ऑक्सीजन वाटर देता है ना। और तीसरा रेडियो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट भी मैंने आपको बताया था रूबेन और कामेन का, जहां पे और क्लियर हो गया जब आपने O18 लिया था और आपको पता चल गया कि वो जब वाटर का O18 लेते हैं तो ऑक्सीजन निकलता है वो O18 होता है, और जब CO2 का O18 लेते हैं तो वो जो ऑक्सीजन निकला वो O18 नहीं था। उससे और क्लियर हो गया कि आपका ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ वाटर से आ रहा है, कोई मिक्सिंग भी नहीं है कि थोड़ा वाटर से थोड़ा CO2 से, ऐसा भी नहीं है। आई बात समझ में? ठीक,
तो इन ग्रीन प्लांट H2O इज द हाइड्रोजन डोनर, वाटर है जो रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन डोनर है, या सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है। इस लैंग्वेज में पूछ सकते हैं ना केमिस्ट्री की, लिखा है इन्होंने, इंटरप्रीट करना है। सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जबकि आप H2S को यूज करते हो तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, बस यहां पर H2S H ये हाइड्रोजन डोनर है और सल्फर को रिलीज करेगा। कौन से बैक्टीरिया में? पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर या सल्फेट, डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म बट नॉट ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन हमेशा फोटोसिंथेसिस का मुख्य प्रोडक्ट नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट बोला जाता है। काफी साइंटिस्ट इसको इसलिए बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। मुख्य प्रोडक्ट तो खाना बनाना था, उसके जरिए ऑक्सीजन रिलीज हो गई तो और सोने पे सुहागा हो गया, हमारा फायदा हो गया। आई बात समझ में? नाउ हेंस ही इन्फर्ड, यानी उन्होंने कंक्लूजन दिया, उन्होंने ये कहा कि द ऑक्सीजन इवॉल्व्ड बाय ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम CO2 and this was later proved by using radioisotope technique of Rubin and Kamen, O18 वाला बताया था मैंने आपको। ठीक है। The correct equation which will represent overall photosynthesis will be CO2 plus H2O, C6H12O6, 6CO, and 6O2। यहां पर फिर वो ये भी पूछते हैं कि 12 क्यों लिया और इधर 6 क्यों रखा, तो उसके पीछे का बेसिक रीजन जो मुझे समझ में आया वो ये है कि आपको जो ऑक्सीजन जितने चाहिए वहां पर, है ना, वो ऑक्सीजन का बैलेंस करने के लिए यहां पर 12H2O लेना ही पड़ेगा। 12H2O का मतलब ऑक्सीजन कितने हैं यहां पर? 12O। तो ये कितने ऑक्सीजन रिलीज हुए हैं? 12O ही तो हुए हैं, 6O2। तो जो 6O2 रिलीज हुए हैं वो बैलेंस तभी होगा जब आपने यहां पर 12 वाटर के मॉलिक्यूल स्प्लिटिंग के लिए लिए होंगे, ठीक है, और वेरियस रिएक्शन में यहां पर 6 H2O बने भी होंगे उस प्रोसेस के दौरान, ठीक है, जो आपका डार्क रिएक्शन और वो सब है। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सब अपन ने कर लिया, ये अपन ने एक स्टेप में बता दिया है, पर ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ऐसा कह रहे हैं। ध्यान रहे हम एक स्टेप में लिखवा रहे हैं शॉर्टकट में, लेकिन ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है जो आप आगे पढ़ोगे। ठीक, चलो। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई 12 मॉलिक्यूलर? मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, बात खत्म। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस? कहां होता है फोटो? ओहो, ये तो हमें पता ही नहीं था। पता था? चलो देखते हैं। यू वुड ऑफ कोर्स आंसर इन द ग्रीन लीफ। ओहो, आप कहोगे हरी हरी पत्तियों में होता है, हैं? और क्लोरोप्लास्ट बोलोगे बेस्ड ऑन व्हाट यू अर्लियर रेड इन चैप्टर 8। पढ़ा था? ठीक है, यू आर डेफिनेटली राइट। आप निश्चित रूप से सही हो। फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस इन ग्रीन लीव्स। कितना भरोसा है इनको तुम पे, हैं? ऑफ प्लांट, बट इट डज सो ऑल्सो इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यस, हरे पत्तियों में होता है, आप वहां पर निश्चित रूप से सही हो, लेकिन उसके अलावा भी कोई और प्लांट का पार्ट हरा होगा तो वहां भी फोटोसिंथेसिस होगा, यह भी मद्देनजर रखना है। आया बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू वुड रिकलेक्ट, आप फिर से कलेक्ट करोगे फ्रॉम प्रीवियस यूनिट दैट मिजोफिल सेल्स इन द लीव्स, पत्तियों में जो मिजोफिल कोशिकाएं होती हैं, हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, उनमें बहुत भारी मात्रा में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्स अलोंग द वॉल ऑफ मिजोफिल सेल्स। जनरली वो मिजोफिल सेल्स की जो वॉल होती, दीवारें होती हैं, उसके पैरेलल अपने आप को अलाइन कर देते हैं, मगर वो थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं जब लाइट की इंटेंसिटी बदलती है। और मैंने आपको नोट्स में बताया था, अगर लाइट ऐसे तेज वाली लाइट आ रही है तो वो यहां पास में नहीं रुकेंगे और दूर चले जाते हैं, और लाइट इंटेंसिटी वीक होती है तो वो उसी वॉल के पैरेलल आ जाते हैं। आया समझ में? बात समझ में आई? चलो, तो वो अपन बता चुके हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा है मैंने डायग्राम के साथ आपको नोट्स में लिखवाया है। यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन चैप्टर 8। हाँ, पढ़ा था। Within the chloroplast there is a membranous system consisting of grana, उसमें एक झिल्ली युक्त संरचना होती है जिसको हम ग्रेना कहते हैं, जो बहुत सारे थाइलेकोइड का, बहुत सारे एक के ऊपर एक रखा हुआ थाइलेकोइड ऐसा प्रतीत होता है, राइट? उसको हम ग्रेना कहते हैं, जो झिल्लियों से बना है, क्योंकि हर थाइलेकोइड की अपनी एक मेम्ब्रेन है, झिल्ली है। एंड द मैट्रिक्स पार्ट इज स्ट्रोमा, और उसका जो मैट्रिक्स है, जो एक्वस फेज है, वो क्या है? स्ट्रोमा है ना? तो वो आपने देखा होगा, ऐसा कह रहे हैं। और हम जानते हैं कि यहां पर क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर है।
यानी यहां पर उन्होंने मजदूरी को, काम को क्लियर कट बांट दिया है। क्या बांटा है? ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। तो उन्होंने काम को बांट दिया कि तू ये संभाल, मैं ये संभालूंगा। द मेम्ब्रेन सिस्टम is responsible for trapping the light energy and also for the synthesis of ATP and NADPH। जो मेम्ब्रेन का सिस्टम है वो लाइट की एनर्जी को कैप्चर करने के लिए जरूरी होता है और उससे क्या कन्वर्ट करता है, वो ATP बनाता है और NADPH2 या H+H+ बनाता है। और ये रॉ मटेरियल की तरह काम आते हैं आपके डार्क रिएक्शन में, केल्विन साइकिल में। राइट, बात समझ में आई? तो ये ग्रेना में होता है। स्ट्रोमा में क्या होता है? ये एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, यहां पर उत्प्रेरक वाली अभिक्रियाएं होती हैं और सिंथेसाइजेस शुगर, वहां पर क्या बनाते हैं? शुगर। ठीक है, विच इन टर्न फॉर्म्स स्टार्च, और वो अल्टीमेटली मुड़ के स्टार्च बनाता है। उन्होंने कहा इन टर्न फॉर्म्स स्टार्च। आया समझ में? अब तक जो पढ़ा सब कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है? yes, हाँ। The former set of reactions, since they are directly light driven, are called light reaction। जो फॉर्मर रिएक्शन यानी पहले की जिसका जिक्र किया जिन रिएक्शन का, यानी जो ग्रेना की बात करी थी, वो रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? लाइट रिएक्शन यानी प्रकाश अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? प्रकाश अभिक्रिया। आया समझ में? उसका एक और नाम है फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या नाम है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, आ गया समझ में? कोई दिक्कत? फिर एक बार फिर से हम हाथ कांग्रेस की तरफ चलते हैं। गांधी जी जिंदाबाद। द लेटर, बाद में जिसका जिक्र किया, ठीक है, आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन बट आर डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। वो डायरेक्टली प्रकाश से नहीं चलती हैं, लेकिन इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से वह भी प्रकाश पर निर्भर करती है, ऐसा बोला है। या फिर प्रकाश की रिएक्शन के प्रोडक्ट जिसका नाम है ATP और NADPH, उस पर निर्भर करते हैं। आया समझ में? गुड। देन हेंस द डिस्टिंग्विश द लेटर दे आर कॉल्ड एज बाय कन्वेंशन डार्क रिएक्शन। तो दूसरे को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने परंपरागत तौर पे उसका नाम रख दिया कि एक को लाइट रिएक्शन बोला तो दूसरे को डार्क बोल दो। ठीक है, आया समझ में? ये कौन सी रिएक्शंस हैं? डार्क रिएक्शंस। इनको हम कार्बन रिएक्शन भी बोलते हैं, इनको हम फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन भी बोलते हैं, PCR साइकिल, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन। कार्बन का रिडक्शन होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, इसी को हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, इसी को हम कार्बन रिडक्शन भी बोलते हैं, इसी को हम कार्बन एसिमिलेशन भी बोलते हैं, इकट्ठा करना कार्बन को। आया समझ में? ये सारे नाम किस आदमी के हैं? गुड। हाउएवर, जबकि दिस शुड नॉट बी कॉन्स्ट्रूड। कॉन्स्ट्रूड वर्ड का मतलब है आपको ऐसा नहीं मान लेना, इंटरप्रिट कर लेना है, गैस लगाना है। ठीक है, कॉन्स्ट्रूड वर्ड का मतलब क्या है? हिंदी वाले भाई लोग, कॉन्स्ट्रूड वर्ड से आपको परेशान नहीं होना है। ये क्या कह रहे हैं? कॉन्स्ट्रूड मतलब आपको ऐसा नहीं मान लेना है, इंटरप्रिट करना है। टू मीन लोगों की बात, सॉरी, टू मीन दैट दे अकर इन डार्कनेस और दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट। आपको ऐसा नहीं मान लेना है कि डार्क रिएक्शन बोला, ना 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 ना, डार्क रिएक्शन बोला मतलब वो डार्क ही है या डार्क में ही होती है, ऐसा नहीं मान लेना। नहीं तो कल को बोलोगे कि C3 साइकिल रात को अंधेरे में हो रहा है ना, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। उसका रीजन है, जब तक ATP और NADPH2 का स्टोरेज है उतनी देर तक ही डार्क रिएक्शन हो सकती है, ऐसा NCERT कहता है। क्या कहता है? जब तक ATP और NADPH2 का आपके पास स्टोरेज है तब तक ही डार्क रिएक्शन हो सकती है। थोड़ी देर में वो खत्म हो जाता है, जितनी सेविंग्स है उसकी लाइट के हटने पे, तो डार्क रिएक्शन भी बंद हो जाएगी। और दूसरी चीज जो हायर लेवल पे आप पढ़ोगे, अगर पढ़ोगे तो, क्योंकि MBBS में तो फोटोसिंथेसिस क्यों ही पढ़ोगे, तो अगर आप पढ़ोगे, पर अगर यू नो इफ यू नो, तो अगर आप पढ़ोगे तो आप ये पढ़ोगे कि हायर लेवल पे कि जो रूबिस्को एंजाइम या डार्क रिएक्शन के जो एंजाइम है, दे आर आल्सो लाइट सेंसिटिव, यानी वो भी लाइट पे डिपेंडेंट है। तो इसको डार्क रिएक्शन जो नाम पड़ गया ना, वो पूरी तरह से गलत ही है।
बस वो डिफरेंशिएट करने के लिए हमने बोल दिया कि एक में डायरेक्टली चाहिए, एक में नहीं चाहिए, तो हमने डार्क बोल दिया, पर वो हमें मन में पता होना चाहिए कि नाम गलत है। ठीक है, इज दैट क्लियर, है ना? अब चित्र बताया गया है, चित्र देखो, कहानी लिखो, प्रतियोगिता पे चलते हैं। डायग्राम्स, ये आउटर मेम्ब्रेन है, बाहर वाली, अरे बाहर वाली मेम्ब्रेन, उसके अंदर वाली मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, ये स्ट्रोमा ये है स्ट्रोमा लेमिला, ये वाला। ठीक है, अरे ग्रीन कलर सेलेक्ट हो गया क्या आज? एक काम करते हैं, पर्पल लेते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये स्ट्रोमा का लेमिला है, इसको फ्रेट चैनल बोलते हैं, इसको इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड बोलते हैं। ये है आपका ग्रेना का स्टेक्स, ये है आपका स्ट्रोमा एरिया जहां पर मैट्रिक्स है, वहां पर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं, 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं, पता है ना? फिर ये स्टार्च का ग्रेन्यूल भी यहां पर है, फिर लिपिड की ड्रॉपलेट्स भी हैं यहां पर, फिर और आपका क्या बताया इन्होंने, हाँ, और इस पूरे को थाइलेकॉइड के झुंड को अपन बोलते हैं ग्रेना। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम ज्यादा बेहतर है, एनसीईआरटी ने जो सेल चैप्टर में क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दिया है, उसमें इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन इतनी घटिया तरीके से बताई है, और उसकी थ्योरी में इंट्राग्रेनल थाइलेकॉइड को इंट्राग्रेनल थाइलेकॉइड को इंटरग्रेनल बोल दिया, उल्टा बोल दिया है। ये जो थाइलेकॉइड है इसके अंदर, ये इंट्राग्रेनल कहलाएंगे ना, उन्होंने इसको इंटरग्रेनल लिखा है, देखना एरर है। ठीक है, और जो ग्रेना को, दो ग्रेना को जोड़े वो है इंटरग्रेनल, तो वो उन्होंने उल्टा लिखा है। ठीक, आया समझ में? बढ़े आगे। हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस? कितने प्रकार के पिगमेंट इन्वॉल्व हैं प्रकाश संश्लेषण में? आओ उसकी चर्चा करते हैं। लुकिंग एट प्लांट्स, हैव यू एवर वंडर्ड? प्लांट्स को देख के क्या कभी आपने यह सोचा है? ये सोचने पे बड़ा मजबूर कर रहे हैं तुम लोग को इस चैप्टर में। और कुछ लोग सोच रहे हैं ये कैसे सोचा जाए, वो सोच रहे हैं ये कैसे सोचा जाए। ये भी कोई भला चीज होती है बायोलॉजी में सोचना पड़े? तो क्या आपने कभी सोचा है या आश्चर्य हुआ है, व्हाई एंड हाउ आर सो मेनी शेड्स ऑफ ग्रीन इन देयर लीव्स? कि डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन क्यों होते हैं पत्तियों में, राइट? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? सोचो, इवन इन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट में ग्रीन के इतने अलग अलग वैरायटी। किसी ने तो आके बोला होगा भैया ग्रीन में अलग शेड दिखाना, मोर पंख वाला शेड, इसका वाला शेड, ऑलिव वाला शेड, वो सब किसी ने मांगा होगा। ठीक, बिकॉज ऑफ देम, हंस क्या रहे, उनकी वजह से डाइवर्सिटी आज दुनिया में है, वरना जिनको वो शेड नहीं चाहिए वो तो खाली ब्लैक और ब्लू में ही घूम रहे होते। We can look for an answer to this question by trying to separate the leaf pigment on any green plant through paper chromatography. हो, हम किसके थ्रू लीफ, ये तो शायद 11th में एक्सपेरिमेंट भी है आपके स्कूल में, है ना? पेपर क्रोमेटोग्राफी करके एक पेपर होता है, उसमें क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के थ्रू जो पिगमेंट है हाइड्रोफोबिसिटी से अपनी वो मूव कर रहे होते हैं, हाइड्रोफोबिक पिगमेंट ही होते हैं इसमें, और वो मूव करते हैं और सेपरेट आउट हो जाते हैं और वो अपना अलग अलग कलर देते हैं, अपना रंग बिखेरते हैं, राइट? तो वो आप कौन से टेक्निक से सेपरेट करते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। A chromatographic separation of leaf pigment shows that color that we see in leaf is not due to single pigment but due to 4 different pigment. कितने पिगमेंट से? 4। क्लोरोफिल ए जो कि ब्राइट या ब्लू ग्रीन होता है, क्लोरोफिल बी जो कि येलो ग्रीन होता है, ज़ेंथोफिल जो कि येलोइश होता है, कैरोटिनॉइड्स जो कि येलो से लेके येलो ऑरेंज रेंज के होता है। मैंने आपको याद रखने का तरीका भी बताया था, विबग्योर के पैटर्न में याद करो, विबग्योर में बीजी पहले आता है ना, तो ब्लू ग्रीन इज ए और ग्रीन येलो यानी येलोइश ग्रीन वो कहां पे आएगा? बी में, ऐसे याद रखना, ठीक है? नाउ हम बाकी इनका रोल देखते हैं। चलो, पिगमेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट हैव एबिलिटी टू अब्सॉर्ब लाइट। कौन हैं ये लोग? पिगमेंट वो लोग हैं जिनको लाइट को कैप्चर करने की क्षमता पाई जाती है एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, यानी एक पर्टिकुलर लैम्बडा पे, वेवलेंथ पे, तरंग दैर्ध्य पे ही वो लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं। कैन यू गैस विच इज? आपको गैस लगाने को बोल रहे हैं।
विच मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड। क्या आप गैस लगा सकते हो कि सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में, तुम बना लो, छोटी बना लो पहले, हम यहां गैस लगाने को बोल रहे हैं, वो बता रही मेरे पास बहुत सारे करियर ऑप्शन है, टैलेंटेड लोग हैं ये, बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं। लेट अस स्टडी द ग्राफ शोइंग द एबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल ए अब्सॉर्ब लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ। हम आपको ग्राफ, लेट अस शो, हमें आपको ग्राफ बताने का मौका दीजिए और आप जानेंगे कि किस तरह से क्लोरोफिल ए डिफरेंट डिफरेंट एरिया में अपना काम कर रहे हैं और कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स, और आपको तो पता ही होगा क्या, यू आर फेमिलियर विद द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एज वेल एज विब्योर। और आपको तो पता ही होगा कि विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है लाइट का, जिसमें विब्योर होता है, जिसमें इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, वो तो आपको पता ही होगा, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है। तो फ्रॉम द फिगर 13.3a, अगर आप ये फिगर देखेंगे, इस डायग्राम को देखेंगे, तो आप एक चीज जानेंगे। क्या जानेंगे बताते हैं, आइए हम जानते हैं। ये रहा, इधर आपका एक ये वाला डायग्राम दिखाया हुआ है ना, जे किसका है आपका, क्लोरोफिल ए का। जो मैंने अभी अभी पर्पल किया है वो क्लोरोफिल ए का है, और फिर अब जिसको पर्पल कर रहे हैं ये है क्लोरोफिल बी का, ठीक है। क्लोरोफिल बी का आपका थोड़ा लेट शुरू होता है और थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है। क्लोरोफिल ए का यहां से शुरू होकर एंड में खत्म हो रहा है। ये जो वेवलेंथ्स हैं ये ब्लू वाले एरिया की हैं और ये वाली वेवलेंथ रेड वाले एरिया की हैं, ठीक है। वो इन्होंने नीचे लास्ट डायग्राम में नैनोमीटर से बताया है, ठीक है। और ये है आपका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, यानी कौन सा पिगमेंट किस कंडीशन में अब्जॉर्प्शन करता है। नहीं हो रहा है इयन, ओ मुझे रब दिख गया, आप आओ इत्थे, हाँ। तो क्लोरोफिल ए जो है वो ये रहा, क्लोरोफिल बी का ये रहा, और कैरोटिनॉइड का एम बनाया हुआ है, ठीक। आया समझ में। तो इन्होंने अलग अलग पिगमेंट किस वेवलेंथ पे बेस्ट अब्सॉर्ब करते हैं वो दिखाया, जहां ग्राफ सबसे ऊपर गया है वहां वो बेस्ट अब्सॉर्ब कर रहे हैं। जनरली आप देखोगे क्लोरोफिल ए का ग्राफ आपको दिखेगा ब्लू में और रेड में, सबसे ज्यादा ऊपर गया है। कहां गया है सत्यम, ब्लू और रेड में, ठीक। अब इन्होंने देखा कि चलो ठीक है, ये तो अलग अलग पिगमेंट कहां बेस्ट अब्सॉर्ब कर रहे हैं वो देखा। अब अपन अगले ग्राफ में काम करते हैं, कहां बेस्ट फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है वो देख लेते हैं और ग्राफ बनाते हैं। सबसे ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां मिल रही है, वो ये रहा। और उन्होंने देखा कि यहां पर भी बेस्ट आपका फोटोसिंथेसिस वहीं आ रहा है। अगर इन दोनों ग्राफ को मिला लो, क्लोरोफिल ए वाले को और इसको, जो इन्होंने यहां तीसरे में करा है कॉपी पेस्ट, तो आप पाओगे कि मुख्यतया जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसका मेजर पोर्शन कहां कवर हो रहा है, जहां जहां क्लोरोफिल ए काम करता है। यानी मैन ऑफ द मैच कौन होगा, क्लोरोफिल ए। अगर टीम ने 300 रन बनाया तो क्लोरोफिल ए ने 220 रन बना दिए, ऐसा है। और बचे हुए 80 रन एक्स्ट्रा जो नॉन ओवरलैपिंग जोन में है, जो क्लोरोफिल ए के स्कोर के अलावा वाला स्कोर है, वो किसने कंट्रीब्यूट करा है, चिन्ना चिन्ना छोटे छोटे लोग आके अपना कंट्रीब्यूशन करके गए। कौन, छोटा छोटा। मेन हीरो कौन है, हाँ आ गया समझ में, बात समझ में आ गया कि नहीं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये लोग, ठीक। बढ़े आगे। तो ये यहां पर उन्होंने वही सवाल बोला है कि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन किससे मैच हो रहा है, क्लोरोफिल ए से। जो फोटोसिंथेसिस का ग्राफ है वो सबसे ज्यादा मैच किससे हो रहा है, क्लोरोफिल ए से। और कुछ एरिया रह गया जो क्लोरोफिल ए से ओवरलैपिंग नहीं है, वो एरिया किसका कंट्रीब्यूशन है, क्लोरोफिल बी का, ज़ैंथोफिल का, उनका। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक। फिर फ्रॉम दिस फिगर यू कैन डिटरमाइन द वेवलेंथ एट विच क्लोरोफिल ए डज बेस्ट, वो है ब्लू और ग्रीन, है ना, मैक्सिमम। डज इट शो अनदर अब्जॉर्प्शन पीक एट एनी अदर वेवलेंथ टू, इफ यस विच वन।
तो अपन को पता है कि रेड और ब्लू दो जगह पे पीक बताता है और वहां पर वो बेस्ट काम करता है। अभी ये फिगर देख के आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां होता है, एंड आपको वेवलेंथ पता चल जाएंगी, वो मैच कर रही है क्लोरोफिल ए के साथ, ठीक है, इन ब्लू एंड रेड रीजन, ठीक है। ऑल्सो शोज हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड में, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड photosynthesis. But by looking at figure 13.3c, can you say that there is a complete one-to-one overlap between the absorption spectrum of A and the action spectra? पहले ही समझा दिया कि इस थर्ड वाले डायग्राम को देख के क्या आपको लगता है कि एग्जैक्ट पूरा मैच कर रहा है जो फोटोसिंथेसिस हो रहा था व्हाइट में और जो क्लोरोफिल ए का डायग्राम दिया हुआ है अब्जॉर्प्शन का, क्या वो एग्जैक्टली मैच हो रहा है? नहीं। या आप थर्ड फिगर को देख के बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? तीसरे चित्र में बिल्कुल बता सकते हो, नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है वो कंट्रीब्यूशन किसका था? एसेसरी पिगमेंट का, जिनको हम कहते हैं सपोर्टिंग रोल वाले एक्टर्स। आगे बात समझ में? ठीक, बड़े आगे। हाँ, अब चलते हैं अपन आगे। These graphs together show that most of the photosynthesis occurs in blue and red region. Some photosynthesis does take place in other wavelength. कुछ अलग ब्लू और रेड के अलावा भी थोड़ा बहुत दूसरे एरिया में हो रहा है। Let us see how this happens. Chlorophyll is the major pigment responsible for trapping light. ये कह रहे हैं मुख्य तो क्लोरोफिल ए ही है ना, लेकिन अदर पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड, ये एसेसरी यानी सपोर्टिंग, एसेसरी का मतलब है गाड़ी में अपन एसेसरी नहीं लगवाते वो वाला, वो सपोर्टिंग, ठीक है। दे ऑल्सो ऑब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर एनर्जी टू क्लोरोफिल ए, वो भी लाइट ऑब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल ए को उस ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं और फिर क्लोरोफिल ए आगे का काम करता है, मेन हीरो आगे का काम कर रहा होता है, ठीक है। और दे नॉट ओनली इनेबल वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ, यानी यह न केवल जो वेवलेंथ आपके काम आ रही थी क्लोरोफिल ए की एक रेंज है, उस रेंज को बढ़ा देता है, इनके होने से रेंज बढ़ जाती है, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि रोहित शर्मा अगर फास्टर्स को ज्यादा अच्छा खेल सकता है, पर अगर आपके पास शुभमन गिल हो तो वो स्पिनर्स को, वो तो आउट ही हो रहा है, अगर आपके पास कोई और प्लेयर हो तो वो स्पिनर्स को भी अच्छा खेल सकता है, तो आपकी रेंज बढ़ गई ना, वो वाली बात है। तो ये एसोसिएटेड वाले जो लोग हैं, सपोर्टिंग रोल वाले हैं, वो आपकी रेंज बढ़ा देते हैं कि आप इसकी भी पिटाई कर सकते हो, उस बॉलर की भी कर सकते हो, उसकी भी कर सकते हो, तो आपकी रेंज बढ़ जाती है। आई बात समझ में? दूसरा, ये अगर टफ बॉलर आया तो कई बार ये भी झेलेंगे उसको और फेस करेंगे, एक आध दो बॉल इधर उधर लगेगी, ब्रूसेस लगेंगे और सेव करेंगे आपके मेन हीरो को, उसको बोलेंगे यार रुक जा, हम देख लेते हैं इस ओवर में। तो वो थोड़ा सा जो लाइट की वजह से फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, लाइट के वजह से ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट पड़ती है तो पिगमेंट का डैमेज होता है, उसको भी झेल लेते हैं कई बार ये, और बोलते हैं कि थोड़ा बहुत हम झेल लेंगे तो पूरा तुझे नहीं झेलना पड़ेगा, क्लोरोफिल ए को ये बोलते हैं। तो ये उस तरह से उसको सुरक्षा भी देते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं। आई बात समझ में? तो दो मुख्य काम है, एक तो रेंज बढ़ाना और एक थोड़ा कम मार खानी पड़े, वो वाला सीन। आया समझ में? अब आते हैं अपन, व्हाट इज लाइट रिएक्शन, क्या है प्रकाश अभिक्रिया। हम लाइट रिएक्शन शुरू होने, मेन रिएक्शन शुरू होने के पहले एंड कर देंगे आज, ठीक है। तो हम आखिरी टॉपिक पे हैं, चिंता ना करें। व्हाट इज लाइट रिएक्शन, उसके इंट्रोडक्शन पे एंड करेंगे। लाइट रिएक्शन और द फोटोकेमिकल फेज, यानी जो प्रकाश रासायनिक फेज है, इंक्लूड्स लाइट अब्जॉर्प्शन, जिसमें हम प्रकाश का अवशोषण करते हैं, अब्जॉर्प्शन करते हैं, वाटर स्प्लिटिंग, पानी टूटता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, और फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट, उच्च ऊर्जा के रासायनिक उत्पाद बनते हैं जो कि हैं एटीपी और एनएडीपी, जिसको आप एसिमिलेटरी पावर कहते हैं, जो सेल का एसिमिलेशन यानी खाना बनाने की ऊर्जा है, शक्ति है, ठीक है। सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, बहुत सारे प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स हैं जो इस प्रोसेस के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। द पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो अपने प्रकाश संश्लेषण के लवक हैं या पिगमेंट्स हैं, वो आपके दो प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस में अरेंज होते हैं। कौन से दो? LHC1, LHC2। LHC का मतलब है लाइट हार्वेस्ट करने वाला कॉम्प्लेक्स, यानी प्रकाश को खींचने वाला, ऑब्जॉर्ब करने वाला कॉम्प्लेक्स दो प्रकार का होता है, एक 1 और एक 2,
ठीक है, वो है। और जिसके अंदर विद इन द PS1 एंड PS2, जो किसके अंदर पाए जाते हैं, PS1 और PS2, फोटो सिस्टम 1 और 2 के अंदर। तो फोटो सिस्टम 1 में LHC1, फोटो सिस्टम 2 में LHC2। दीज आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी, यानी PS1 पहले डिस्कवर हुआ था, PS2 बाद में डिस्कवर हुआ था, पर रिएक्शन में PS2 पहले आता है, लाइट रिएक्शन में PS1 बाद में आता है। ये ऐसा है कि घर में बड़ा बेटा छोटा बेटा है, लेकिन छोटे बेटे की नौकरी पहले लग गई, ठीक है, जो बाद में आया दुनिया में उसकी नौकरी लेकिन पहले लग गई, ठीक है। LHC आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड टू द प्रोटीन। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स किसके बने होते हैं, तो बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो पिगमेंट से अटैच्ड होते हैं। पिगमेंट्स, सो बेसिकली सिंपल भाषा में बोले तो पिगमेंट्स और प्रोटीन, उसका मिश्रण है LHC, ठीक। और इनका काम क्या है, लाइट को अब्सॉर्ब करना और क्लोरोफिल ए को एनर्जी ट्रांसफर करना, बस, ठीक है। ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, क्योंकि वो वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए जो होता है वो रिएक्शन सेंटर होता है, मेन हीरो होता है। और इन सबको, ये जो साइड में है सारे, उनको अपन क्या बोलते हैं, एंटीना मॉलिक्यूल। जैसे अपना डिश टीवी का एंटीना होता था, छतरी होती थी, वैसा ही है कि वो भी किरणों को इकट्ठा करके और टीवी में आपके प्रसारित करता था। वैसे ही ये सारे एंटीना मॉलिक्यूल हैं जो लाइट को अब्सॉर्ब करेंगे और क्लोरोफिल ए को बांटेंगे, पहुंचाएंगे, मतलब, ठीक है। दिस पिगमेंट्स हेल्प्स टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय अब्सॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। वही रेंज बढ़ाते हैं, अलग अलग वेवलेंथ की। क्लोरोफिल ए की अपनी रेंज है 680 नैनोमीटर या 700, पर ये वाले थोड़ी अलग वेवलेंथ को भी खींच के ला पाएंगे, उसका भी फायदा उठा पाएंगे खाना बनाने में। वरना खाली सारे क्लोरोफिल ए होते तो उनकी एक पर्टिकुलर रेंज ही होती है ना, यानी आप सिर्फ फास्टर कोई रन बना सकते थे, स्पिनर, मीडियम पेसर, वो वाले रन नहीं आते उनके सामने वाले। बात समझ में आई? तो ये रेंज बढ़ गई आपकी। नाउ द सिंगल क्लोरोफिल ए, इकलौता, और वो भी क्या है, हक से सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर। वो है रिएक्शन का सेंटर, मध्य केंद्र है, अभिक्रिया का केंद्र बिंदु है। द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम। ये सेम नहीं है। अब अपन दोनों में क्लोरोफिल ए बोलते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, सर दोनों में तो क्लोरोफिल है, तो वो सेम है, ऐसा लाइन आना चाहिए ना। नहीं, वो अलग क्यों है, क्योंकि एक क्लोरोफिल ए 700 नैनोमीटर पे एक्साइट होता है और एक 680 पे होता है, इसलिए वो अलग है, कैरेक्टर अलग है उनका, वो अलग टाइप का, थोड़ा सा 20 नैनोमीटर का डिफरेंस है। आई बात समझ में? तो दोनों क्लोरोफिल है इसलिए वो दोनों सेम हुआ, ऐसा लेके नहीं आना है लॉजिक। ये इस ऐसी लाइनों में कंफ्यूज करते हैं वो इंटरप्रिटेशन में, ठीक है। इन PS1 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज अब्जॉर्प्शन एट 700 नैनोमीटर। एक का 700 है, किसका, PS1 वाले क्लोरोफिल ए का। और PS2 में जो क्लोरोफिल होता है वो 680 नैनोमीटर पे एक्साइट होता है, तो उसका मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहां होता है, 680। याद रहे ये मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन का पीक है, 680 पे ही अब्जॉर्ब करेंगे ऐसा नहीं है, वो बेस्ट है, उसके आसपास की रेंज थोड़ी सी है उनकी, ठीक है। वर्ड्स का मीनिंग क्लियर है, आ गया समझ में? अब आता है आपका मेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाली रिएक्शन। जो मेन लाइट रिएक्शन है वो अगली क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि लाइट और डार्क रिएक्शन आपकी अगली क्लास में हो जाए। देन C4 एंड C2 साइकिल 3 पार्ट में अपन ट्राई करें कि वाइंड अप हो जाएगा। होपफुली आपको ये सेशन समझ में आया है।